हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोगों की चल रही है अकाउंटेंसी की क्लास। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था एग्जिम बैंक के बारे में और जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, पीएफआरडी है, आईआरडी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी ये अकाउंटेंसी की क्लास है, इसके बाद फिर आपको जो है इकोनॉमिक्स की क्लास मिलेगी। तो अभी हम लोग देखते हैं अकाउंटेंसी में क्या है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट वगैरह, हम लोगों सब सब चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा रिटन रिकॉर्ड होता है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा रिटन रिकॉर्ड होता है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि उस कंपनी की जो है स्थिति क्या है, उस कंपनी की कंडीशन क्या है, क्या वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, क्या वो कंपनी जो है उसको लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कमा रही है तो कितना कमा रही है, अगर उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो कितने परसेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। अब आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट are often audited by the government agencies, accountants, firms, etc. to ensure accuracy and for tax, financing और इन्वेस्टिंग पर्पज। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो हमेशा ऑडिट कौन करता है, ऑडिट वो करते हैं जो ऑडिट बताएंगे आपको कि ऑडिट क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से रखना, तो वो कौन करता है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, अकाउंटेंट्स करते हैं, फॉर्म्स करते हैं। ठीक है, ताकि जो है क्या क्या हो सके, टैक्स वगैरह में जो है आसानी से जो है लोग काम कर सके, मतलब कि टैक्स वगैरह जो है आसानी से काटा जा सके। ठीक है, और भी क्या पता कि इन्वेस्ट वगैरह कहीं पे भी किया जा सके, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट भी किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या होती हैं, क्यों बनाया जाता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला है कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम ये जानने के लिए बनाते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो आखिर सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है हमारी कंपनी की। दूसरी चीज़, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हो सकता है कि इनपुट ऑफ फाइनेंस एज वेल एज आउटपुट ऑफ फाइनेंस, पैसा आना पैसा जाना, इनपुट ऑफ कैपिटल, आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैपिटल, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल जो है वो कैसा है कंपनी का। इसके साथ साथ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और चौथा नंबर है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल, जो भी उस कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल है कि वो कितने परसेंट से जो है कमा, कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है, क्या हो रहा है उस कंपनी को जो है उसके बारे में जो है पता करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई बात समझ में आपको। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दो तीन चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बनता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस फर्म। इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। It is a part of the final account of the entity. In other words, the trading account gives detail of the total sales, total purchase and direct expenditure of purchase and the sale. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, ये बिजनेस फर्म बनाता है। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिखाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जितनी भी टोटल सेल्स होती हैं कंपनी की और टोटल परचेज होती हैं वो दिखाई जाती हैं यहाँ पे। और ये इसको करने के बाद जो है यहाँ पे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, trading and manufacturing business firms deals in sales and purchase of goods. Therefore, only manufacturing and trading entities prepare the trading account. Service provider do not prepare this. अब देखिए सेल्स कौन करेगा, जितनी भी ट्रेडिंग कंसर्न होंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होंगे, ये सारे ट्रेड करेंगे, सेल्स करेंगे, चाहे परचेस करेंगे। मतलब जो सामान को बनाते होंगे तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर सामान को बेचेंगे, तो यही सब सेल्स परचेस करेंगे। अब सर्विस वाली कंपनी जो होंगी, जितनी भी सर्विस इंटरप्राइजेस होंगी, वो तो नहीं करेंगे ना, वो तो ना कुछ खरीदती है ना बेचती हैं, वो तो डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए। ठीक है, इसमें सेल्स और परचेस को दिखाते हैं और जितने भी सामान को बनाने में जितने भी एक्सपेंसेस लगे होते हैं हम उसको शो करते हैं, तो वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट निकल के आता है। आई बात समझ में। फिर सिर्फ सामान को बनाने में जो खर्चे, ठीक है, जो नॉर्मल खर्चे, जो डायरेक्टली एक्सपेंस लगा होगा और परचेज और सेल, इसको शो करते हैं, तो वो हम कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा दिख जाएगा। ठीक है,
ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनते हैं, एक पर्टिकुलर पर एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। तो डेबिट साइड में जो भी स्टॉक आता है, ठीक है, जो भी परचेस करके आता है वो डेबिट साइड के अंदर आता है, और जो भी सेल्स जाता है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड के अंदर जाता है। देखिए उसके बाद से वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, भाई सामान को बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, ठीक है। वेजेस मतलब कि लेबर को दो, कैरेज इनवर्ड जो सामान आया हुआ है उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा वो लगेगा, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड जो भी भाड़ा वाड़ा होता है वो सब लगेगा यहाँ पे, ठीक है। देखें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल का बचा हुआ है वो भी तो आखिर लेंगे, लॉस मेंशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा निकल के क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ये चीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपको बस ये जानना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है किस चीज से रिलेटेड चीजों को जो है मेंशन करता है, तो जितना भी सामान बनता है, ठीक है, जितना भी सामान बनता है उसमें डायरेक्टली जितना खर्चा पड़ता है वो सब जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। अब ये नहीं कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो हमारे ऊपर है, हम अपने लिए, ठीक है, हम अपने आप को कंपटीशन में लाने के लिए जो है वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, वो मेन खर्चा नहीं है। जो मेन खर्चे हैं उस सामान को बनाने के लिए, जो प्राइमरी खर्चा है वो जो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? अब जरा सा हम लोग चलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या है, जरा सा इसको जान लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हमको क्या जानने के लिए क्या जानने को मिलता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने को मिलता है। उसके बाद दूसरा है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो हमको जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने बताया कि जितने भी डायरेक्टली सामान को बनाने में जितने भी खर्चे आते हैं उसको हम उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। तीसरा चीज है कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किस लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जितनी भी लॉस होने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि हमें कोई भी जो है नुकसान ना हो, ठीक है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ लास्ट ईयर्स स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट हमको ये भी दिखाता है कि कितना सामान हमारा पिछली बार बचा रह गया था, कि हम कंपेयर कर सके कि पिछले साल का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था और इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में क्या कितना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, अब मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस की रही होती हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले ही बना सकते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ सामान बनता हो सिर्फ वही बना सकते हैं, वो लोग नहीं बना सकते हैं जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दूसरी चीज बनती है वो बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? तो देखिए कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, typically either 1 month or consolidated month over a year. These figures shows whether your business has made a profit or a loss over that time period. अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो कंपनी के जितने भी रेवेन्यूज और खर्चे होते हैं वो इनको मेंशन करता है। स्पेसिफिकली वो किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है, ठीक है। और ये भी दिखाता है कि हमारे बिजनेस ने जो है कितना प्रॉफिट जो है एक्चुअल में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस जो है हमारे बिजनेस को हुआ है। अब आगे देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज योर टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड आल्सो शोज वेदर योर बिजनेस हैज अर्नड मोर इनकम देन इट हैज स्पेंट ऑन इट्स रनिंग कॉस्ट। इफ दैट इज द केस देन योर बिजनेस हैज मेड अ प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो हमारे टोटल खर्चे और टोटल इनकम को बताता है, और ये हमको ये भी दिखाता है कि तुमने जो है कितना ज़्यादा जो है कमा लिया, मतलब हमने कितना ज़्यादा कमा लिया और कितना ज़्यादा जो है हमने खर्चा किया है। और ये हमें जो है बताता है कि हमें किस किन चीज़ों पे जो है कम खर्चा करना चाहिए, किन किन चीज़ों की वजह से जो है हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, किन किन खर्चों को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। ये भी चीज़ें जो है कुछ हमें सजेस्ट करने के लिए बताता है। अब देख, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है तो ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी ये शो करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाया जाता है, आखिर क्या क्या रीजन की वजह से। तो सबसे पहला है कि डिसीजन मेकिंग। भाई डिसीजन मेकिंग में भी काफी हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो अच्छा खासा डिसीजन निकल के आएगा, ठीक है, मैनेजरियल डिसीजन काफी अच्छा होगा। अगर प्रॉफिट अगर लॉस हो जाएगा तो फिर भाई ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा जिसकी वजह से जो है लॉस को कंपनसेट किया जा सके,
ठीक है। दूसरा है कि मीटिंग स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस, जितने भी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, जितनी भी कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए कुछ चीज़ें होती हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए भी जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है कि हाँ टाइम पीरियड पे जो है वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो। तीसरी चीज़ है कि फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज, हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता है कि हाँ लॉस हुआ है, तो इस वजहों से जो है हम जान सके कि कहाँ पे जो है कहाँ से हम फंड कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वहाँ पे हम खर्चों को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद है टू फाइंड नेट प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलता है और ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। एकदम ध्यान दे देना, अभी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट, अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिख रही हूँ, नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब देखिए हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमें जो है जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको कम करने के लिए जो है वो हमको रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पे चीज़ें जो है कम कर सकते हैं, जहाँ से आपका खर्चा कम होगा और आपका प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोफॉर्मा ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा देख लेते हैं, ऐसे बनता है, एक तरफ पर दोनों तरफ पर्टिकुलर, एक तरफ डेबिट साइड, दूसरी तरफ क्रेडिट साइड। जैसा मैंने बताया आपको ये सारे हमारे खर्चे हैं, तो ये हमारा किस टाइप का अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमारा किस टाइप का अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे होता है उसका एक कंडीशन होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, मैंने सारे एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और हमारे जितने भी इनकम्स हैं उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में आपको? अब चलिए आगे देखते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया कि जितने भी नॉर्मल खर्चे होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और नॉर्मल खर्चों के अलावा जो भी अलग से जितने भी खर्चे होते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, वो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जितने भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिशिएशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, हाँ, अगर फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाएगी, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल में सामान की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाएगी तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात की जाएगी, ठीक है, इसका मतलब कि ऑफिस में भी चल रहा होगा, तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेलिंग कमीशन, बैंक चार्जेस, ये सब जो होंगे हमारे नॉर्मल से तो खर्चे नहीं है, ये सारे हमारे प्रोडक्ट बनाने में तो हेल्प नहीं आते, ये उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे हैं, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। आई बात समझ में आपको? अब आगे देखते हैं। तो अब आगे जो आता है वो है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, बैलेंस शीट बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, जो 11-12 में से आए होंगे तो वो बैलेंस शीट तो जानते ही होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट क्या होता है कि अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है कंपनी के कितनी एसेट हैं और कंपनी की कितनी लायबिलिटीज है, मतलब कंपनी के पास कितनी दौलत है और कंपनी के पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, समझ लीजिए ऐसे कंपनी के पास कितनी दौलत है और कंपनी के पास कितनी जिम्मेदारी है, कितनी उधारी है। ठीक है, ये हमको बैलेंस शीट बताता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, इन शॉर्ट इट शोज दैट व्हाट अ कंपनी ओन्स एंड ओज। ये इन शॉर्ट अगर देखें तो ये बताता है कि क्या एक कंपनी के पास है और क्या उसने उधार ले रखा है। दूसरी चीज, additionally it shows the amount invested in the business. A balance sheet along with other financial statement helps to calculate the profitability, liquidity, leverage and efficiency of a business. In short में अगर हम लोग माने तो ये हमारी बैलेंस शीट जो होता है वो क्या दिखाता है कि क्या एक कंपनी के पास है और क्या उसने उधार ले रखा है, और दूसरी चीज ये भी दिखाता है कि हमने कितना रुपए जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उस पैसा जो हमारा इन्वेस्ट हुआ है उस पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी क्या है, वो कितने दिन तक, कितने लॉन्ग रन में वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस शीट मेंशन करता है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों जो है ये बैलेंस शीट बनाया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहला है कि टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए जो है बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद से है कि स्टेक होल्डर्स कैन स्टडी द बैलेंस शीट टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं मतलब जो लोग जिनको कंपनी से फायदा होता है, ठीक है, जो लोग कंपनी से जुड़े होते हैं, जैसा मैंने बताया इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ये जो दोनों लोग होते हैं वो क्या होते हैं,
कि इनको दोनों लोगों को कंपनी से फायदा होता है। तो अगर इनको बैलेंस शीट मिलती है तो ये जान सकते हैं कि वो कंपनी की पोजीशन क्या है और कंपनी जो है कितने आगे जाएगी या नहीं जाएगी, क्या वो कंपनी के साथ जुड़े रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज है कि कंपेयरिंग बैलेंस शीट ओवर द ईयर्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अब देखिए बैलेंस शीट को कंपेयर करना, या पिछले साल की बैलेंस शीट में ये था, इस साल की बैलेंस शीट में ये, तो इन सब चीज़ों को कंपेयर करने से हमको पता चल जाता है कि हमारे कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद है कि अ बैलेंस शीट इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट टू ऑब्टेन अ बिजनेस लोन। कहीं पे भी अगर कोई कंपनी बिजनेस लोन लेने के लिए जाती है किसी बैंक के पास, तो कोई भी बैंक जो होता है वो सबसे पहले उसका बैलेंस शीट मांगता है कि भैया देखिए आप अपना बैलेंस शीट लेके आइए और हमको दिखाइए कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तभी हम आपको लोन देने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवी जो चीज आती है वो है एनालाइजिंग द कंपनीज बैलेंस शीट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू अंडरटेक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स एंड अनफोर्सिन एक्सपेंसेस। अब देखिए कंपनी के बैलेंस शीट को एनालाइज करने से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम जो है आने वाली प्रॉब्लम्स में, ठीक है भाई कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, रिस्क तो हम लोगों ने पढ़ाई है तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए जो है हम ऑलरेडी जो है तैयार रहें, उसके लिए हम अलग अलग प्रोविजंस को कलेक्ट करके रखें ताकि हमें आने वाले टाइम में जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट वगैरह समझ में आ गई चुकी होगी। एक आप बैलेंस शीट का प्रोफार्मा तो सबको मालूम ही होगा, वो तो नहीं बताने वाले हैं यार, एक साइड एसेट एक साइड लायबिलिटी सबको मालूम होगा, ये नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग खुद देख लेना। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बता दिया आपको, अब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया, ठीक है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दिया। बस याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब नेट प्रॉफिट। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।